7 3 डायमेंशनल जियोमेट्री मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11। जो चैप्टर 11 अपन पढ़ के आ रहे हैं उसके ऊपर मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज का मतलब आपको मालूम है पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, show that the line joining the origin to the point 2, 1, 1 is perpendicular to the line determined by the points 3, 5, -1 and 4, 3, -1। देखिए हमको क्या प्रूव करना है, शो करना है कि लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन मीन्स 0, 0, 0 टू द पॉइंट 0, ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इस परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन डिटरमाइंड होगी उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो देखिए एक फिगर के थ्रू मान लीजिए ये ओरिजिन है O, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0, 0, ये ओरिजिन है। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ओरिजिन टू द पॉइंट 2, 1, 1, ये ओरिजिन से जाने वाली लाइन जो है 2, 1, 1 को ज्वाइन करती है। तो एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पे और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं O, इसको P ले लो और इसके कोऑर्डिनेट ले लो 2, 1, 1। ये ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, ऐसा प्रूव करना है। तो मान लीजिए ऐसी लाइन है, ये वाला पॉइंट A ले लेते हैं और ये वाले पॉइंट को B ले लेते हैं। A इसके कोऑर्डिनेट 3, 5, -1 और इस पॉइंट को B ले लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट ले लो 4, 3, -1, ऐसा है। तो ये ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल आपको 90 डिग्री का प्रूव करना है। ये वाला एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ऐसा अपने को शो करना है या प्रूव करना है। तो इस एंगल को 90 डिग्री का प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो OP लाइन है इसकी डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। इसकी डायरेक्शन रेशियोज को A1, B1, C1 ले लेंगे। A1 इज इक्वल टू X1, Y1, Z1 यहाँ से और X2, Y2, Z2 यहाँ से। A1 इज इक्वल टू X2 - X1, B1 इज इक्वल टू Y2 - Y1 और C1 इज इक्वल टू Z2 - Z1। फिर इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन इसकी डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, उसको A2, B2, C2 ले लेंगे। A2 इज इक्वल टू X2 - X1, B2 इज इक्वल टू Y2 - Y1 और C2 इज इक्वल टू Z2 - Z1। तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की डायरेक्शन रेशियोज A1, B1, C1 और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की डायरेक्शन रेशियोज को A2, B2, C2 ले लेते हैं। अब अगर P AB के ऊपर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 इज इक्वल टू 0। बस इसके दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि OP जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज आप OP निकाल लेता हूँ। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP, OP की डायरेक्शन रेशियोज को A1 इज इक्वल टू X2 - X1। O के कोऑर्डिनेट को X1, Y1, Z1 ले लो, P के कोऑर्डिनेट को X2, Y2, Z2। तो ये हो जाएगा आपका X2 और ये -X1। X2 इज इक्वल टू 2 -X1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2। फिर P1 इज इक्वल टू Y2 - Y1, Y2 1 और Y1 0, 1 - 0 इज इक्वल टू 1 और C1 इज इक्वल टू Z2 - Z1। Z2 ले लो 1 और Z1 ले लो 0, तो जाएगा 1 - 0 इज इक्वल टू 1। तो ये OP की डायरेक्शन रेशियोज तो आ गई A1, B1, C1। अब ऐसे ही AB की डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज AB की डायरेक्शन रेशियोज को A2, B2, C2 ले लेते हैं। A2 इज इक्वल टू X2 - X1, इसको ले लो X1, Y1 और इसको ले लो X2, Y2। तो ये हो जाएगा 4 - 3, 4 - 3 1। B2 इज इक्वल टू Y2 - Y1, Y2 ले लो 3 और Y1 ले लो 5। 3 - 5 इज इक्वल टू -2 और C2 ले लो। C2 इज इक्वल टू Z2 - Z1,
Z2 ले लो -1 और Z1 ले लो -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये Z2 हो गया -1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 Z1, -1 + 1 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, या डायरेक्ट 0 लिख सकते। अब ओपी की डायरेक्शन रेशियोज, अब ये ओपी की डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 और AB की डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2। अब ओपी अगर AB के ऊपर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। P is perpendicular to AB, then A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0। रख दो इसके अंदर वैल्यूज। A1 की वैल्यू है 2 और A2 की वैल्यू है 1, तो होगा 2 × 1 प्लस B1 की वैल्यू है 1 और B2 की वैल्यू -2, 1 × -2 प्लस C1 की वैल्यू है 1 और C2 की वैल्यू है 0, 1 × 0 इज इक्वल टू 0, हो जाएगा 2 1 जा 2 -2 1 जा 2 और ये 1 × 0 0 इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव 0 और पॉजिटिव 0 कैंसिल कर लो, तो फाइनली 0 इज इक्वल टू 0। देखिए 0 इज इक्वल टू 0 आने का मतलब ये हो गया कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, therefore OP is perpendicular to AB, hence proved, hence proved। यही प्रूव करना था हमको कि ये जो OP है ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, नंबर सेकेंड, if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines, L1 M1 N1 और L2 M2 N2 जो है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस की डायरेक्शन कोसाइंस है। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज आर, और इन दोनों लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी डायरेक्शन कोसाइंस M1 N2 - M2 N1, N1 L2 - N2 L1 और L1 M2 - L2 M1 होगी। देखिए ये दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर दी हुई है, उनकी डायरेक्शन कोसाइंस है L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो इन हमको ये प्रूव करना है कि इन दोनों लाइन, ये जो आपस में दो परपेंडिकुलर लाइन है, इनके ऊपर एक तीसरी लाइन परपेंडिकुलर है, तो वो जो तीसरी लाइन परपेंडिकुलर है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस ये वाली, मतलब L = इतना, M = ये वाला और N = ये, ऐसा आपको प्रूव करना है। ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो L1 M1 N1 है, इसकी है L1 M1 N1, और ये वाली जो लाइन है इसकी डायरेक्शन कोसाइंस है L2 M2 N2। ठीक है, तो हमको इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये दो लाइनें ऐसी है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसके ऊपर एक तीसरी लाइन ऐसी जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस, इन दोनों लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी डायरेक्शन कोसाइन इतनी प्रूव करना था। इन दोनों के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, मान लीजिए ये लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस होगी वो आपकी इतनी होना चाहिए। एक वेक्टर ये वाला है, एक ये वाली लाइन है, अगर इधर की डायरेक्शन है तो ये वेक्टर हो गया, इधर भी वेक्टर हो गया। तो इस वेक्टर को ले लेता हूं मैं वेक्टर N1, वेक्टर N1 क्या हो जाएगा, वेक्टर N1। अगर इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है तो वेक्टर N1 हो जाएगा आपका L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप, ऐसा हो जाएगा वेक्टर N। अब इसकी डायरेक्शन कोसाइन LMN है, ये डायरेक्शन कोसाइन कब होती है, जब इनके स्क्वायर का सम एग्जैक्टली 1 के इक्वल होता है, तो √L1² प्लस M1² प्लस N1² 1 हो जाएगा, आपका हो जाएगा ना, L1² प्लस M1² 1 आ जाएगा, और उसका √ लेंगे 1 का तो 1 आ जाएगा। तो कोई भी तीन क्वांटिटी जिनके स्क्वायर का सम एग्जैक्टली L² प्लस M² प्लस N² = 1 हो जाए तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाती थी। ये डायरेक्शन कोसाइन थी, तो मैंने इस लाइन के पैरेलल जो भी वेक्टर होगा या इस लाइन का जो वेक्टर है उसको N1 ले लिया मैंने,
वेक्टर n1 इज इक्वल टू L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप। ऐसे ही आपकी ये वाली लाइन है, इसकी डायरेक्शन कोसाइन L1 है, L2 M2 N2 है, तो ये किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देगी, वेक्टर N2 ले लो इसको। वेक्टर N2 इज इक्वल टू L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप। ये वेक्टर आपका L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप हो जाएगा। इस ये डायरेक्शन कोसाइन थी इसलिए मैंने वेक्टर N2 ले लिया है। अब ये L2 M2 N2 डायरेक्शन कोसाइन इनके स्क्वायर का सम करके देख लो तो एक्जैक्टली 1 आ जाएगा। L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा 1। तो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। अब इन दोनों, ये दोनों 90 डिग्री के ऊपर हैं, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हमको एक तीसरा वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अब देखिए, जब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में 90 डिग्री का है, मतलब ये यूनिट वेक्टर होंगे यूनिट वेक्टर, तो इनके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो भी एक यूनिट वेक्टर होगा। जैसे ये वाला वेक्टर आई कैप है मान लीजिए, और ये वाला वेक्टर जे कैप है, तो इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप होगा। और आपको मालूम है कि दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जब अपने को वेक्टर निकालना होता है तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस निकाल लेते हैं। तो मैं इस वेक्टर को ले लेता हूं एन कैप, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2, ये हो जाएगा। इन दोनों वेक्टर का क्रॉस निकाल लो तो इनके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो आ जाता है। दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यदि आपको वेक्टर निकालना हो तो उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। अब ये वाला वेक्टर आपका n1 था और ये n2 था, इन दोनों का क्रॉस निकाले तो ये एक वेक्टर n कैप आ गया। अब वेक्टर यहाँ पे n कैप क्यों लिया है मैंने, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड एक्जैक्टली 1 के इक्वल होता है। यदि आप इसका मॉड निकालेंगे और इसका मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। और ये भी अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होता था। अंडर रूट के अंदर 1 आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये भी अंडर रूट के अंदर L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर है, तो इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो भी यूनिट वेक्टर ही होगा, इसलिए मैंने इसको n कैप ले लिया। और दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर जब निकालना हो तो उसको अपन दोनों का क्रॉस निकाल लेते हैं। तो n कैप इज इक्वल टू वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये n कैप निकालता हूँ और इस n कैप की जो डायरेक्शन कोसाइंस आएगी वो ये वाली आएगी, तो अपना क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। चलिए n कैप निकाल लेते हैं अपन डायरेक्ट। वेक्टर n कैप is equal to वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2। दो वेक्टर्स के क्रॉस के लिए आपके पास फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप। यहाँ पर a1 b1 c1 और यहाँ a2 b2 c2। a1 b1 c1 ये n1 वेक्टर से ले लो, तो l1 m1 n1, ये l1 m1 n1। a2 b2 c2 आप n2 वेक्टर से ले लो, तो l2 m2 n2, l2 m2 n2। देखो ये 3/3 का डिटरमिनेंट आ गया, इसको एक्सपांड कर लो, कोई जीरो नहीं है इसके अंदर, तो r1 के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर लो इसको। एक्सपांडिंग अलोंग r1, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, मैं r1 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, एन कैप वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू आई कैप के सामने का साइन लेना है, तो आई कैप जो है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में 1 + 1 2 हो गया इवन नंबर, तो प्लस का साइन ले लो। ये आई कैप, इसका डिटरमिनेंट ले लो। आई कैप इस रो में, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम में इसको छोड़ दो, तो क्या बचा m1 m2 n1 n2, m1 m2 n1 n2। ये माइनस जे कैप हो जाएगा। देखो जे कैप के सामने का साइन लेना है, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में 1 + 2 3 ऑड हो गया, तो माइनस जे कैप ले लिया। इसका डिटरमिनेंट ले लो। जे कैप जिस रो के अंदर उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम के अंदर उस कॉलम, इस रो के अंदर इसको छोड़ दो, इस सेकंड कॉलम के अंदर इसको छोड़ दो, तो L1 L2 N1 N2, L1 L2 N1 N2। फिर ये के कैप के सामने का साइन लेना, तो के कैप देखो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में 1 + 3 4 हो गया इवन नंबर, तो प्लस का साइन ले लो, प्लस के कैप, इसका भी डिटरमिनेंट ले लो। के कैप जिस रो में, इस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में इसको छोड़ दो, तो L1 L2 M1 M2, L1 L2 और ये M1 M2। देखो ये 2/2 के डिटरमिनेंट आ गए, इसको सॉल्व करते आता है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, विच एम्प्लाइज एन कैप इज इक्वल टू, ये आई कैप है,
m1 n2 माइनस m2 n1 माइनस j कैप इंटू l1 n2 माइनस l2 n1 और प्लस k कैप इंटू l1 m2 माइनस l2 m1। ऐसा हो गया। अब यहाँ देखो m1 n2 है माइनस m2 n1, m1 n2 माइनस m2 n1, ये तो आ जाएगा पहला वाला। फिर यहाँ पर अपने को n1 l2 चाहिए, ये n1 l2 वाला ये दिख रहा है और ये l1 n2 है, तो यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकालो तो ये प्लस भी हो जाएगा और फिर ये आ भी जाएगा। और थर्ड वाला तो ठीक है, L1 M2 माइनस L2 M1, L1 M2 माइनस L2, ये वाले में माइनस का साइन कॉमन निकालो तो यहाँ प्लस भी आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा। विच एम्प्लाइज n कैप इज इक्वल टू ये i कैप M1 N2 माइनस M2 N1, माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे तो प्लस j कैप हो जाएगा। माइनस आपने कॉमन निकाले तो माइनस का प्लस हो गया और ये माइनस वाला प्लस लिख दो, प्लस वाला माइनस, ये हो जाएगा n1 l2 लिख लो उसको माइनस n2 l1, सीक्वेंस में लिख लो जैसा अपने को चाहिए वैसा। n1 l2 लिख लिया माइनस n2 l1, सीक्वेंस इधर उधर कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, और प्लस k कैप कैसी रहने दो l1 m2 माइनस l2 m1। अब देखो ये वेक्टर n कैप आ गया आपका n1 प्लस j कैप इंटू n1 l2 माइनस n2 l1 प्लस k कैप इंटू l1 m2 माइनस l2 m1 आ गया। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगी, एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन रहती है, इसकी डायरेक्शन कोसाइन ये वाली i कैप का कोफिशिएंट, ये j कैप का कोफिशिएंट, ये k कैप का कोफिशिएंट। लिख देता हूँ मैं इसको, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ n कैप विल बी, ये तीनों को लिखना है, क्या क्या है, m1 n2 माइनस m2 n1, ये वाली लिख दी है एक, कॉमा n1 l2 माइनस n1 l2 माइनस n2 l1 माइनस n2 l1, l1 लिखा है वो, एंड l1 माइनस l2 m1। देखो यही आपको प्रूव करना था कि इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी डायरेक्शन कोसाइन ये वाली होगी, ये आ गई। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ n कैप विल बी m1 n2 माइनस m2 n1, n1 l2 माइनस n2 l1 और l1 m2 माइनस l2 m1। हेंस प्रूव लिख दो, हेंस प्रूव। Between the lines whose direction ratios are ABC and B minus C, C minus A, A minus B। देखिए दो लाइंस की डायरेक्शन रेशियोज दी हुई है, पहली लाइन की ये दी हुई है और दूसरी लाइन की दी है, इनके बीच का एंगल निकालना। तो यदि डायरेक्शन रेशियोज अपने पास में हो तो डायरेक्ट उनके बीच का एंगल निकालने के लिए अपने पास में फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। उसमें उस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो डायरेक्ट अपना एंगल बिटवीन ये दो एंगल बिटवीन टू लाइंस आ जाएगी जिसकी डायरेक्शन रेशियोज ये दी हुई है। हियर ये वाली डायरेक्शन रेशियोज को a1 b1 c1 ले लो, a1 इज इक्वल टू a, b1 इज इक्वल टू b, c1 इज इक्वल टू c। ये वाली लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज है इसको a2 b2 c2 ले लो, a2 इज इक्वल टू b माइनस c, b2 इज इक्वल टू c माइनस a एंड c2 इज इक्वल टू a माइनस b। यहाँ से देख के लिख दिया मैंने। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या फॉर्मूला रहता है, cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर।
ये है, रख दो इसके अंदर वैल्यू, अपने पास में A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज है, बस रख के सॉल्व कर दो। विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A1 की वैल्यू है A, A2 की वैल्यू है B माइनस C, प्लस B1 की वैल्यू है B, ये, और B2 की वैल्यू C माइनस A, प्लस C1 की वैल्यू है C और C2 की वैल्यू है A माइनस B। C1 की वैल्यू C और C2 की वैल्यू A माइनस B अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, तो ये है A1 B1 C1 की वैल्यू, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इनटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। A2 की वैल्यू है B माइनस C, B2 की C माइनस है और C2 की A माइनस, इनका होल स्क्वायर लगा दो, तो B माइनस C होल स्क्वायर प्लस C माइनस A होल स्क्वायर प्लस A माइनस B होल स्क्वायर, ये मॉड बन। देखिए ये फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी, अब इसको सॉल्व कर लो। विच इज इक्वल टू कॉस थीटा के इक्वल है, मॉडुलस रहेगा ए का इंटू करेंगे तो ए बी माइनस ए सी, प्लस बी का इंटू करेंगे बी सी माइनस ए बी, प्लस सी का इंटू करेंगे तो ए सी या सी कुछ भी लिखो माइनस बी सी, अपॉन अंडर रूट को ऐसे ही रहने दो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इनटू अंडर रूट, इसको भी ऐसे ही रहने दो, खोल के कोई फायदा नहीं है, वैसे ही रहने दो, बी माइनस सी होल स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वेयर, मॉड बंद। देखो ये नेगेटिव बी सी और पॉजिटिव बी सी कैंसल्ड, नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ए बी कैंसल्ड, नेगेटिव ए सी पॉजिटिव ए सी कैंसल्ड। देखो ऊपर की सारी टर्म कैंसिल होगी तो ऊपर जीरो हो गया, जीरो को किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो टोटल जीरो आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से तो जीरो आ जाएगा। ये चल रहा है अपना कॉस थीटा के इक्वल, विच एम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जीरो हो गए, जीरो को मॉड के बाहर निकालेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इधर कॉस है इधर जीरो है, कॉस में किसकी वैल्यू जीरो होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है, विच एम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, कॉस से कॉस को कंपेयर कर लो तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दो लाइंस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, यही अपना रिक्वायर्ड एंगल है बिटवीन टू लाइन, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जिन दो लाइन की डायरेक्शन रेशियोज ये थी उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। देखो आंसर चेक करके दिखाते, एक्सरसाइज इन चैप्टर 11 क्वेश्चन नंबर 3 90 डिग्री फॉर लाइन, आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वो लाइन एक्स एक्सिस की पैरेलल है एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ओरिजिन से पास होती है। तो हम क्या करते हैं कि पहले ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, और वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन लिख लेते हैं। अब पैरेलल लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइंस रहती है वो इक्वल रहती है, पैरेलल लाइन डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअली क्या होती है, एंगल होता है, तो पैरेलल लाइन हमेशा किसी भी लाइन के साथ में इक्वल एंगल ही बनाती है। तो जो अपनी ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की डायरेक्शन कोसाइन होगी वही आपकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी, तो एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन कोसाइन रहेगी वही लाइन की भी डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी, तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिख लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through point x1 y1 z1 is, एक पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। देखिए हमने डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म वाला लिए, हम डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म वाला भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने को एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल रहा था, हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिया। अब ये x1 y1 z1 के प्लेस पे ओरिजिन से पास करा दो इसको, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू
passing through origin को 0,0,0 ले, विल बी, ओरिजिन से पास होने लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x1 के प्लेस पे 0, y1 के प्लेस पे 0, z1 के प्लेस पे 0 रख दो। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0 अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू 0 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 के प्लेस पे 0 अपॉन n। ये 0 को चाहे तो अपन छोड़ सकते हैं, x अपॉन एल इज इक्वल टू y अपॉन m इज इक्वल टू z अपॉन n। इसको एक इक्वेशन दे दो, ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन। अब इसके अंदर अपने को केवल ये LMN की वैल्यू निकाल के रखना है। तो कंडीशन क्या दी हुई है कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है, बट लाइन 1 इज पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल है। तो अब x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस L इज इक्वल टू, देखिए डायरेक्शन कोसाइन एंगल की वैल्यू होती है। तो अब देखो x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन, तो x एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, कोई भी चीज अपने सेल्फ के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 0 डिग्री का। तो x एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल cos अल्फा रहता है, L इज इक्वल टू cos अल्फा रहता है। तो अल्फा के प्लेस पे यदि 0 रखेंगे तो L क्या आएगा आपका cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1, तो L इज इक्वल टू 1। फिर x एक्सिस y एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, x एक्सिस y एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो y एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल क्या होता है, cos बीटा होता है ना, cos बीटा एंगल होता है। तो m इज इक्वल टू cos बीटा, बीटा के प्लेस में 90 रखेंगे तो cos 90, m इज इक्वल टू cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 0 एंड n इज इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x एक्सिस जो है वो z एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो गेमा एंगल 90 का हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू कॉस गेमा, और गेमा के प्लस में 90 रख देंगे तो cos 90, तो n इज इक्वल टू cos 90 की वैल्यू 0। तो आप याद रख सकते हैं कि x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन से 1 0 0। देखो ये डायरेक्शन कोसाइन ही है, इनके स्क्वायर का सम करके देख लो तीनों का, तो एक्जैक्टली 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, अंडर 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 आ जाएगा आपका फाइनली। और कोई भी तीन क्वांटिटी जिनके स्क्वायर का सम एक्जैक्टली 1 के इक्वल हो तो वो डायरेक्शन कोसाइन होती है, डायरेक्शन कोसाइन x एक्सिस की आ गई। बस अब ये वाली जो लाइन है वो x एक्सिस की पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन जो है किसी भी चीज के साथ में इक्वल एंगल बनाती है। जैसे ये पैरेलल लाइन है, वो अगर इस लाइन के साथ में जितने एंगल बना रही है यहाँ पे, इस लाइन के साथ भी वो उतने ही एंगल बनाएगी। तो इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन और x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन इक्वल है, तो L इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू 0 और N इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x अपॉन L की वैल्यू 1 इज इक्वल टू m, y अपॉन m की वैल्यू 0 इज इक्वल टू z अपॉन n की वैल्यू 0। बस this is the required equation of line which is passing through origin and parallel to x axis। देखो ये origin से पास हो रहा है, x माइनस x1 के प्लेस पे 0 है, y माइनस y1 के प्लेस पे 0, z माइनस z1 के प्लेस पे 0, तो ये 0 0 से पास हो रही है origin से और x एक्सिस के पैरेलल है। ये रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो गया, x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन 0 इज इक्वल टू z अपॉन 0। ये लाइन ओरिजिन से पास भी हो रही है और x एक्सिस के पैरेलल भी। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन 0 इज इक्वल टू z अपॉन 0। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स a b c d, चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, b 1 2 3 4 5 7 -4 3 -6 एंड 2 9 2 रिस्पेक्टिवली, ये चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस ए बी एंड सी डी। तो ए बी और सी डी के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, ए बी की डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं, इसको A1 B1 C1 ले लेंगे, और ये सी डी की डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं, इसको A2 B2 C2 ले लेंगे, और दो लाइंस के बीच का एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी कॉस थीटा से निकाल लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, सिंपली निकाल सकते हैं अपन। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी निकाल लेता हूँ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ
ए बी, ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लो, x1 y1 z1 और बी वाले को x2 y2 z2। तो a1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 और x1 की वैल्यू 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। b1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 हो जाएगा आपका 5 और y1 हो जाएगा 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू z2 माइनस z1, z2 हो जाएगा आपका 7 और z1 हो जाएगा 3, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ये आ गई आपकी ए बी की डायरेक्शन रेशियोज। अब ये सी है और ये डी है तो सी डी की डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी, इसकी डायरेक्शन रेशियोज को A2 B2 C2 ले लेंगे। A2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, C वाले को x1 y1 z1 ले लो, D वाले को x2 y2 z2, तो ये x2 हो गया 2, x1 हो गया माइनस 4, तो ये 2 माइनस माइनस का प्लस 4, 2 प्लस 4 6। B2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 हो गया आपका 9 और y1 हो गया 3, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 एंड C2 इज इक्वल टू z2 माइनस z1, z2 हो गया आपका 2 और z1 हो गया माइनस 6, तो माइनस माइनस का प्लस 6, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। ये आ गई आपकी A2 B2 C2 की वैल्यू और ये A1 B1 C1 की वैल्यू। अब एंगल बिटवीन AB एंड CD डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देयरफॉर एंगल बिटवीन AB एंड CD cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, फॉर्मूला लिख दो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर मॉड 1। बस इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देते हैं, ये सारी वैल्यूज है अपने पास में, A1 B1 C1 की भी, A2 B2 C2 की भी रख देते हैं इसके अंदर, ये यहीं पे रख देता हूँ मैं, विच इज इक्वल टू, ये cos थीटा के इक्वल चल रहा है, मॉडुलस ऑफ A1 की वैल्यू है 3 और A2 की वैल्यू है 6, तो ये 3 इंटू 6 प्लस B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू 6, 3 इंटू 6 प्लस C1 की वैल्यू 4 और C2 की वैल्यू 8, 4 इंटू 8 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, तो पहले पहले वाले को ले लो, 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, सेकंड वाले को ले लो, ब्रैकेट वाले को, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये मॉड के अंदर है, तो सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3 6 जा 18 प्लस 3 6 जा 18 प्लस 4 8 जा 32 अपॉन ये 9 9 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 6 और 9 15, 15 और 9 24, 24 का 4, 24 का 4, 2 बचा, 2 और 1 3, 34 हो जाएगा ना, इनटू अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, ये 64 और 36 70, ये 100 हो गया, 136 हो जाएगा, 136। इसको सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 18 का 8 कैरी और 1, 1 प्लस 3 4 5 6 68 और ये 34 इंटू 136, 136 को क्या लिख सकते हैं अपन, फैक्टर्स निकाल के देख लेता हूँ, 136 के 2 से डिवाइड करें 6 टाइम, 2 8 जा 16 68, फिर 2 से 2 3 जा 2 4 जा और फिर ये 34 से 2 बाहर आ जाएगा, एक पेयर बन जाएगा, तो अंडर रूट 34 लिख देते हैं, है ना, अंडर रूट 34, ये अंडर रूट 34 और 136 को
2 इंटू अंडर रूट 34 ऐसा लिख, वेक्टर निकाल के देख लिया मैंने। या 4 2 का स्क्वायर करके अंदर कर दो, 4 4 4 जो 16, 4 3 12 130, 136 को 2 अंडर रूट 34 लिख सकते हैं आप। ये 34 और 34 अंडर रूट के अंदर है तो 34 हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 68 अपॉन ये 34 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 34 2 जा और ये 2 1 जा, 1 आ गया, मॉड के अंदर 1 आ गया, इसको बाहर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 1 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा के इक्वल चल रहा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, ये 1 को मैंने कॉस 0 लिख दिया। कॉस से कॉस को कंपेयर कर लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। ए बी और सी डी के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा, ये आंसर। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको। 5th नंबर क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 5 अपॉन अंडर रूट 187 लिखा था, तो करेक्ट करके आप 0 डिग्री कर लो। देख लो आपकी नई बुक में 0 डिग्री आ गया, चेक करके देखो नई बुक किसी के पास में हो तो 0 डिग्री आएगा, इसमें करेक्शन कर लेना। आया कि नई बुक में किसी के पास है नई बुक? दिशा, अरे नई बुक है क्या? यस सर। क्या आंसर दिखा रहा है उसमें, देख के बताओ। से 0 डिग्री। ठीक, जब हम क्वेश्चन सही करते हैं आपको टॉपिक ही हटा दिया उसने सिलेबस में से। देखो क्वेश्चन नंबर 6, if the lines x minus 1 upon minus 3 is equal to y minus 2 upon 2k is equal to z minus 3 upon 2 is equal to x minus 1 upon 3k is equal to y minus 1 upon 1 is equal to z minus 6 upon minus 5 are perpendicular, find the value आपकी। देखिए ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर दी हुई है तो ये k की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो ये x minus x1 upon a1 ले लो, इसको y minus y1 upon b1 और z minus z1 upon c1, और इसको x minus x2 upon a2 is equal to y minus y2 upon b2 is equal to z minus z2 upon c2। तो इसको ले लो a1 b1 c1 और इसको ले लो a2 b2 c2, और दोनों लाइनें जब परपेंडिकुलर है तो कंडीशन अपने पास में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, उसके अंदर वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। हियर a1 इज इक्वल टू -3, यहाँ से ले रहे हैं, b1 इज इक्वल टू 2k, c1 इज इक्वल टू 2, एंड सेकेंड वाली लाइन से a2 b2 c2 ले लो, a2 इज इक्वल टू 3k, b2 is equal to 1 and c2 is equal to -5। अब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर दी हुई है, सिंस द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, सिंस द गिवन लाइंस आर perpendicular then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। देखो हमने इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिए, l1 m1 n1 l2 m2 n2 नहीं लिए, क्योंकि l1 m1 n1 जब लेते हैं अपन जब इनके स्क्वायर का सम एक्जैक्टली 1 के इक्वल आता है, लेकिन देखो इनके स्क्वायर का सम एक्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए मैंने इसको a1 b1 c1 और इसको a2 b2 c2 लिया। कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं आप a1 b1 c1 ले रहे हैं, कहीं आप l1 m1 n1 ले रहे हैं, ऐसा। इनके स्क्वायर का सम अगर एक्जैक्टली 1 के इक्वल आए तो उसको डायरेक्शन कोसाइन 11 के टर्म में ले लो, और अगर एग्जैक्टली उनके स्क्वायर का सम एक्जैक्टली 1 के इक्वल ना आए तो उनको डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में लो, ABC के टर्म। अब ये कंडीशन अपने पास में इसमें वैल्यू रख दो, विच एम्प्लाइज a1 की वैल्यू -3, a2 की वैल्यू 3k, देख के रखेंगे वैल्यू, प्लस b1 की वैल्यू 2k और b2 की वैल्यू 1 प्लस c1 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 0। -9k 2k इंटू 1 करेंगे तो +2k और 2 इंटू -5 करेंगे तो -10 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू निकाल, -9k + 2k -7k, -10 को इधर शिफ्ट कर लो तो +10 हो जाएगा, -7 से डिवाइड कर लो, k इज इक्वल टू -10/7। बस दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, -10/7। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको, मेरा k इज इक्वल टू -10/7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू
1, 2, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन r डॉट i k प्लस 2 j k माइनस 5 k k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमको उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो प्लेन वाला टॉपिक अपने सिलेबस से हट गया है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये भी प्लेन आ रहा है इसमें, इसको भी छोड़ दो, ये भी अपने सिलेबस से हट गया। क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन वेक्टर r इज इक्वल टू 6 i k प्लस 2 j k प्लस 2 k k प्लस लैम्डा इनटू i k माइनस 2 j k प्लस 2 k k एंड वेक्टर r इज इक्वल टू माइनस 4 i k माइनस k कैप प्लस म्यू इंटू 3 i k माइनस 2 j k माइनस 2 k कैप। ये दो लाइंस हैं, इनके बीच की आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो ये वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 और वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2 के फॉर्म में। तो अभी चेक करके देख लो कि ये दोनों लाइनें स्क्यू लाइंस है कि नहीं, मतलब ये पैरेलल नहीं होना चाहिए। यहाँ i का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 3 है, तो ये 1/3 इसका रेशियो बनेगा इज इक्वल टू j का कोफिशिएंट -2 और यहाँ j का कोफिशिएंट -2 इज इक्वल टू k का कोफिशिएंट 2 और k का कोफिशिएंट -2। देखो तीनों चीज़ इक्वल नहीं, ये 1/3 है, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि लाइन्स जो है ये पैरेलल नहीं है। जब लाइन पैरेलल नहीं रहती है तो वो स्क्यू लाइंस रहती है। ये दोनों लाइनें स्क्यू लाइंस है स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस। और जब तो स्क्यू लाइंस रहती है तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए अपने पास में फॉर्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। ये फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस के लिए। तो वेक्टर a1 माइनस a2 की ये ले लो आप वेक्टर a1 और ये ले लो आप वेक्टर a2, ये वेक्टर b1 और ये वेक्टर b2। तो पहले a2 माइनस a1 निकाल लो, इसको इक्वेशन 1 दे दो। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकाल लो, b1 क्रॉस b2 निकालो डिटरमिनेंट वाले फॉर्मूले से, और उसका मॉडुलस ले लो और सब सारी तीनों चीज़ों को उठा के इक्वेशन 1 के अंदर रख के सॉल्व करेंगे तो दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी और उसके आगे यूनिट्स लिख दें। कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन कि मैं करूँ, ट्राई योर सेल्फ, और आंसर ना आए तो इन क्वेश्चन को आप चेक कर लेना कि जो लाइंस है वो आपकी स्क्यू लाइंस होना चाहिए, उसी के लिए फॉर्मूला है। वो पैरेलल लाइंस के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 5, 1, 6 एंड 3, 4, 1 क्रॉसेस द YZ प्लेन। देखिए YZ प्लेन लिखा हुआ है और प्लेन का टॉपिक आपके सिलेबस से हट गया है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 5, 1, 6 एंड 3, 4, 1 क्रॉसेस द ZX प्लेन। यहाँ भी देखो ZX प्लेन दिख रहा और प्लेन का टॉपिक अपने सिलेबस से हट गया, तो ये क्वेश्चन को भी छोड़ देंगे। फायदा पहुंच रहा है ना जो सिलेबस से हटाया उसने। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 3, -4, -5 एंड 2, -3, -2, -3, 1 क्रॉसेस द प्लेन 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 7। ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है आपको, ये प्लेन दिया हुआ है, इससे क्रॉस हो रहा है, वो क्रॉस हो रही है वो लाइन। नहीं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन जो है इस प्लेन से क्रॉस हो रही, तो प्लेन अपने टॉपिक से हटा, तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, जब ये प्लेन को बोल रहा है, प्लेन है ही नहीं अपने सिलेबस में, तो छोड़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 14, पॉइंट्स 1, 1, P एंड -3, 0, 1 be equidistant फ्रॉम द प्लेन। ये प्लेन का इक्वेशन दिया है, ये प्लेन आ रहा है, प्लेन सिलेबस से हट गया है, तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो। 14 नंबर क्वेश्चन भी छोड़ देंगे। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। ये देखो प्लेन आ गया यहाँ पे, प्लेन अपने सिलेबस से हट गया, तो इसको भी छोड़ दो आप, 15 भी छोड़ दो, करने की जरूरत। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इफ O इज द ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P be 1, 2, -3 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखो फिर आ गया प्लेन, प्लेन अपने सिलेबस से हट गया, इस क्वेश्चन को भी हटा दो, छोड़ दो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यहाँ शुरू में प्लेन दिख गया आपको, प्लेन सिलेबस से हट गया, क्वेश्चन को छोड़ दो। देखो क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -1, -5, -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। ये देखो प्लेन आ गया यहाँ पे, प्लेन हट गया, इसको भी हटा दो। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन। प्लेन के पैरेलल है, प्लेन सिलेबस में नहीं है, तो क्वेश्चन को छोड़ दो, 19 भी छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, -4
एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। आपको उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालना जो एक पॉइंट से पास हो रहा है और दो लाइन के परपेंडिकुलर है। ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, ये वाला करना है ये वाला क्वेश्चन, ये सिलेबस में है 20 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट इफ अ प्लेन, देखो प्लेन शुरू में आ गए यहाँ पे, प्लेन सिलेबस से हट गया तो ये क्वेश्चन को भी हटा दो। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 22 एंड 23। 22 और 23 में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, ये प्लेन्स आ गए यहाँ पे, छोड़ दो इसको। एक आखिरी क्वेश्चन चैप्टर का 23, द प्लेन्स 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5 एंड 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इज इक्वल टू 6 आर। दोनों प्लेन दिए हुए हैं तो छोड़ दो आप इस क्वेश्चन को भी। हो गया पूरे क्वेश्चन। तो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज हैज कंप्लीटली डन। एक्सरसाइज भी डन हो गई और चैप्टर भी डन हो गया। एक क्वेश्चन आया है 20 नंबर का, वो आप कर लेना। चैप्टर डन हो गया भाई, चैप्टर डन।